नमस्कार, मैं अजित। आज मैं अपने बीच में हमारे सुल्तानपुर के निवासी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के साथ विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करूंगा। संजय भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके माता-पिता दोनों सरकारी सेवा में रहे हैं। आपने भी इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी या व्यवसाय करने के बजाय समाज सेवा और जन संघर्ष का मार्ग चुना। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं होती है। बचपन से ही मेरे दिमाग में ये रहता था कि कहीं कोई दुखी इंसान दिखे, कोई जरूरतमंद दिखे, तो उसकी अपनी क्षमता के अनुसार जो मदद कर सकता था वो करता था। अगर कभी 10 रुपए की बचत है मेरे पास और मुझे लगा कि भाई कोई जरूरतमंद है, उसको 2 रुपए की जरूरत है, दिया जा सकता है, तो उतना ही प्रयास करता था। फिर जब मैं उड़ीसा पढ़ने गया माइनिंग इंजीनियरिंग जो केवंझर, तो वहाँ ऐसे हॉस्टल में जो कुछ लोगों के ग्रुप बनाए और जो ऐसे कुछ जरूरतमंद लड़के होते थे जिनको शिक्षा के लिए अपने को जरूरत होती थी, उनकी मदद करता था। फिर जब पढ़ाई लिखाई करके यहाँ आया तो एक रुचि थी समाज सेवा के प्रति। वहाँ फिर आके हमने एक संस्था बनाई, सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन। फिर उसके बाद आजाद समाज सेवा समिति, और शहीद चंद्रशेखर जी आजाद जी के नाम पे ये संस्था बना के लोगों को जरूरत पड़ने पे ब्लड डोनेशन, उसके बाद गर्मियों में पौशाला चलाना, ठंडियों में रजाई वितरण का काम, इस तरह के सेवा के काम शुरू किए। फिर वहां से जो सफर निकला तो फिर राजनीति में गए और तमाम फिर लंबी कहानी। अच्छा, सुल्तानपुर में आप इतना सहज होकर दो पहिया वाहन से घूमते हैं, क्या दिल्ली की इस कठिन राजनीति के लिए ये सहजता आपको ऊर्जा देती है? नहीं, मुझे लगता है दिल्ली में भी कोई ऐसा नहीं है कि, मेरा शुरू से मानना रहा है कि बहुत ज्यादा बनावटीपन से काम चलता नहीं, और पॉलिटिक्स में जो पद है आपके पास वो तो टेम्पोररी है। 5 साल के लिए आप एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं। अब उसमें जितना सहज होकर अपना समय बिता सकते हैं बिताइए, और लोगों के लिए उपलब्ध रहिए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा, और इससे मुझे लगता नहीं कि लोग बहुत खुश होते हैं। इसलिए जैसे आप पहले रहते हैं वैसे अगर आप बाद में भी रहते हैं कोई पद पाने के बाद भी, तो उससे छवि आपकी ठीक रहती है और ऊर्जा भी मिलती है अच्छा करने के लिए। अच्छा, सुल्तानपुर राजनीतिक रूप से आप कैसा देखते हैं 25 सालों में? सन 2000 में क्या स्थिति थी और आज 2026 में? देखिए, सुल्तानपुर क्या, लगभग पूरे प्रदेश और देश में मैंने देखा कि जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं वो राजनीति के केंद्र में नहीं आ पाते। जनता का बुनियादी मुद्दा क्या है? इंसान को जरूरत क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानी, फसल का दाम, अस्पतालों की बेहतरी, ये जरूरी है। लेकिन पूरा अगर आप 20-25 साल का राजनीतिक इतिहास देखेंगे पूरे देश का, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इन मुद्दों की बात हुई। और उत्तर प्रदेश और सुल्तानपुर की भी बात अगर मैं करूं तो हमारा प्रदेश जो है वो जाति धर्म की राजनीति में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। इसलिए कभी हमारी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे राजनीति के केंद्र में आ ही नहीं पाते। तो वो दुर्भाग्य हमारे जिले के साथ भी रहा। तब भी ऐसे था, आज भी वैसे ही है, मुझे लगता है ऐसे मोर और लेस वैसे। अच्छा, आपके मातृ जनपद में राजनीतिक क्षेत्र में एक शून्यता आ चुकी है। इस शून्यता को भरने के लिए कुछ आप सोच रहे हैं? नहीं, शून्यता देखिए 2 स्तर पर बात करनी पड़ेगी। एक तो ये कि भाई आप आंदोलन की राजनीति, सड़क की राजनीति होती है, और दूसरी चुनावी राजनीति होती है। तो किस रूप में आप शून्यता की बात कर रहे हैं? हम लोग जब थे यहाँ पे, हमने सड़क की राजनीति को बहुत गर्म किया। मतलब उस समय हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आंदोलन करना, सड़क पे उतरना, नारे लगाना, लाठीचार्ज भी झेला, जेल भी गए, लेकिन लोगों के लिए। उस तरह की लड़ाई में, सड़क की लड़ाई में तो बहुत कमी आ चुकी है।
अब नहीं दिखते लोग। तो आपको लगता तब है कि किसान यूनियन हुआ करते थे, वो लड़ाई लड़ते थे, मजदूरों के लिए यूनियन हुआ करते थे, वो लड़ाई लड़ते थे, हम लोग रेडी पटरी वालों के लिए लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अब वो सड़क की लड़ाई तो फिलहाल नहीं दिखती है। और दूसरा, चुनावी सफलता तो एक अलग तरह की राजनीति होती है, तो वो लोग पा रहे हैं अपने हिसाब से। उसको भरने के लिए कुछ है दिमाग में कि हम इस तरह से इस शून्यता को जो हुआ उसको भर सकते हैं? उसको तो लोग ही उसके लिए देखिए, हमारे साथ ये है कि अब मुझे बहुत ज्यादा एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भाग दौड़ रहती है, फिर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, वहां भी लोगों का सवाल उठाने रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आंदोलनों में मैं हिस्सा लूं, दिल्ली के आंदोलन में या कहीं और भी, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि लोहिया जी ने जो कहा था कि सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, तो सड़क को जिंदा रखना बहुत जरूरी है जी। ना। तो मेरे स्तर पे उतना शायद प्रयास ना हो सकता है, ईमानदारी से मैं बोलूं, और ना मैंने पिछले कुछ वर्षों में किया, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, आप दूसरी बार राज्यसभा के सांसद हैं, आज आप विपक्ष की एक पहली आवाज भी बन गए हैं। आप में असीम आपने ख्याति भी अर्जित की है। जिस शहर ने आपके व्यक्तित्व को गढ़ा है, इसके लिए कुछ बड़ा करने के लिए भी सोच रहे हैं क्या? नहीं, मैं सोचता रहता हूँ। अभी जैसे गोमती पे हमने कुछ काम किया, हमने यहाँ पे काफी लंबा समय श्रमदानों में लगाया है। गोमती की सफाई का अभियान, पार्कों की सफाई का अभियान, शमशान कब्रिस्तान की सफाई का अभियान, तो इस तरह के काम हम लोग पहले भी करते थे यहाँ पे। तो हमने कुछ काम यहाँ पे स्टेडियम में और यहाँ गोला ये सीताकुंड घाट पे कराया अपनी सांसद निधि से भी, और आगे भी सोच रहे हैं जो अधिक से अधिक हो सकेगा करेगा। अभी हमने अपने गांव के पास भी एक काम, बड़ा काम है, उसकी पहल की है। तो हथिया नाला जो यहाँ पे शमशान घाट है, वहां पे भी काम करा रहे हैं विकास का। तो मुझे लगता है वो तो एक जिम्मेदारी के तौर पर करना ही चाहिए मुझे, और करता हूँ। अच्छा, जब तक आप सुल्तानपुर में रहे तब तक आजाद सेवा समिति के जरिए समाज सेवा तथा लोकसभा के जरिए आप संघर्ष की धारा गतिमान रखते थे। दिल्ली की राजनीति में आप जब से सक्रिय हुए हैं तब से समाज सेवा की धारा तो चल रही है, लेकिन जन संघर्ष कहीं थम गया है। मैंने तो आप इस सवाल के पहले ही आपको हाँ। जवाब दे दिया। मैंने ईमानदारी से जवाब दे दिया इसका। नहीं, मैं क्या नई पीढ़ी को तैयार करने में कुछ जैसे ट्रेनिंग जैसे नहीं होता कि हम भी एक कुछ लोगों को तैयार करें जो मेरे आपके अनुभव का लाभ लें? हर समय आपकी भूमिका एक जैसी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो आज जो जिम्मेदारी यहाँ से शुरू हुए सफर के नाते मुझे आज मिली है, उस जिम्मेदारी में मुझे बहुत ज्यादा बाहर भी भाग दौड़ करनी पड़ती है। ठीक बात है। और आप आंदोलन के लिए जब लोगों को तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको रह के, समय दे के और विधिवत आपको, और आंदोलन के साथ एक चीज ये भी होता है कि आप बीच में नहीं छोड़ के भाग सकते। तो मैं अपनी पार्टी के माध्यम से बहुत सारे आंदोलन करता हूं, लेकिन जैसे एक जिले के आंदोलन को खड़ा करना जो हमने यहाँ पे किया था, उसके लिए तो फिर रह के ही हो पाएगा, वो संभव नहीं। अच्छा, मैं अंतर्राष्ट्रीय कुछ, आज पश्चिम एशिया युद्ध से घिरा हुआ है जिसका असर भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों पर है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो समस्या प्रायोजित है। ये कोई युद्ध जो है ये थोपा गया युद्ध है। ये कोई ऐसा नहीं कि युद्ध की परिस्थितियां बनी और युद्ध हुआ। ये तो थोपा गया युद्ध है। क्योंकि अगर आप ओमान के विदेश मंत्री का बयान सुनिए तो उसने कहा कि भाई ट्रंप, अमेरिका और ईरान की बातचीत में ईरान सारे मुद्दों पर सहमत हो गया। बावजूद इसके उन्होंने कुछ ही घंटों के बाद हमला कर दिया। बड़ी बात यह है कि लोग इसको कैसे देख रहे हैं, दुनिया इसको कैसे देख रही है, और कैसे इसको देखा जाना चाहिए। इसको देखा जाना चाहिए अमेरिका की दादागिरी के रूप में। और वो कहां दादागिरी करता है? जहां तेल होता है। इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया। देखिए, दो चीजें समझिए आप, तेल और भोजन,
ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरतें खत्म होने वाली नहीं। इस पर जिसका कब्जा होगा वो दुनिया के ऊपर राज करेगा। तो रूस बहुत बड़ा तेल का उत्पादक है, खाड़ी के देश तेल के बहुत बड़े उत्पादक हैं, ईरान है, इराक है। अब वो चाहता है कि हम पूरे तेल के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए और फिर हम दुनिया को जैसे चाहते हैं वैसे ना चाहें, क्योंकि तेल सबकी जरूरत है। अगर मुझसे आप पूछिए कि ईरान के साथ जो उन्होंने किया, वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया, 160 स्कूली बच्चियों को मार दिया, हमारा जो मेहमान जहाज था हिंदुस्तान का, ईरानी जहाज जिसको हमने बुलाया था मेहमान के तौर पे अपने युद्धाभ्यास, वो ईरानी जहाज वापस जाते हुए अमेरिका ने मार दिया। 100 नौसैनिक के लगभग मार दिए गए। तो ये तो दादागिरी है, गुंडागर्दी है ये। अमेरिका इस वक्त दुनिया का दादा बन गया है। किसके साथ खड़ा है? इजराइल के साथ खड़ा है। कौन है इजराइल? जिसका अस्तित्व नहीं था 1945 के पहले, जिसके पास शुरू की 45% जमीन दी गई और आज वो 88% जमीन पर कब्जा किए हुए। फिलिस्तीन सिर्फ 12% बचा। इसीलिए अटल जी ने कहा था फिलिस्तीन की जिस जमीन पर अरबों ने कब्जा किया है उसको उसे खाली करनी होगी। यह हमारा नेतृत्व हुआ करता था। आज का नेतृत्व क्या है? खामेनेई की मौत पे खामोश, 160 बच्चियों की मौत पे खामोश। चलिए सब कुछ हो गया, आपके अपने मेहमान के मारे जाने पे खामोश। यह कौन सी विदेश नीति है? ये क्या कर रहे हैं आप देश के साथ? वही खामेनेई है जिनको भारत के प्रधानमंत्री ने, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हीं खामेनेई जी को कुफिक लिपि में लिखी हुई 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी। उन्हीं खामेनेई साहब के साथ मिलकर इन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में तमाम समझौते किए थे, जिसमें चाबार पोर्ट के समझौते का जिक्र बार बार मोदी जी करते हैं कि यह बहुत बड़ा काम हुआ। निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा काम हुआ था। वहां पे हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया भारत की सरकार ने, और अमेरिका के धमकाने पर आपने वो चाबार पोर्ट बंद कर दिया, जहां से हम पाकिस्तान को बाईपास करके दुनिया के देशों के साथ अपना व्यापार सुनिश्चित कर सकते थे। यह समझिए पहले बात आप, चाबार पोर्ट को छोड़ने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम पाकिस्तान को बाईपास करके हम अपना व्यापार दुनिया के तमाम देशों के साथ कर सकते थे, हमने छोड़ दिया। हम ईरान से कितना तेल और गैस लेते थे? 10% हिंदुस्तान की जरूरत का तेल हम ईरान से लेते थे। कब तक? 2018 तक। अमेरिका ने हमको डांट लगाई, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। हम अपनी नीतियां खुद से निर्धारित नहीं कर सकते, हम गुलाम है क्या? सवाल यह है। आप सोचिए, वेनेजुला कहां है और कहां है ईरान और कहां है रूस और कहां है अमेरिका? कहां एक सामान्य आप गांव के व्यक्ति से पूछेंगे, वो भी आपको बता देगा भैया यहां से तेल खरीदना ज्यादा आसान है हमारे लिए। ईरान पास में है, वेनेजुला कितनी दूर है, अमेरिका कितनी दूर है। और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, $13 प्रति बैरल महंगा तेल हमको अमेरिका देता है। उसकी तुलना में रूस हमें $13 प्रति बैरल सस्ता तेल देता है। हम नफरत में इतने डूब गए हैं, अपने हित ही नहीं देख रहे हैं। कल को हो सकता है इस देश की जनता के दिमाग में इतना जहर भर दिया जाए कि हम ये कहने लगे, नहीं 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 नहीं, हम तो अपने मोटरसाइकिल में मुसलमान के देश से आया हुआ तेल नहीं भरवाएंगे। क्या इस परिस्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं? हम ऐसा गैस इस्तेमाल नहीं करेंगे जो किसी इस्लामिक देश से आएगा, हम उससे खाना ही नहीं बनाएंगे। क्या ऐसी परिस्थितियां हिंदुस्तान में हम पैदा करना चाहते हैं? हमने अपने हित ही ध्यान देना छोड़ दिया। हमें अपने हितों की परवाह नहीं। भारत डूबे, भारत का व्यापार डूबे, भारत का ऊर्जा क्षेत्र डूबे या बचे, कोई चिंता नहीं। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जाके भाषण दिया था ईरान।
ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। यह हमारा बयान नहीं है, यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बयान है। 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति मारे गए, आपने विषय थोड़ा लंबा छेड़ दिया, इसलिए लंबी आपको बात जवाब देना पड़ रहा है। तो भारत के संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने ईरान के राष्ट्रपति जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मारे गए थे, उनके लिए शोक प्रस्ताव पारित कराया। हमने भी मौन रखा। 24 में, ज्यादा दूर नहीं, और राष्ट्रीय शोक घोषित किया। हमारे झंडे झुके रहे। क्या हो गया भाई ऐसा 2 सालों में? क्या बिगाड़ दिया ईरान ने आपका? आप अमेरिका के हाथों, इजराइल के हाथों भारत के स्वाभिमान को गिरवी रख के आ गए प्रधानमंत्री जी। आपने भारत की प्रतिष्ठा को गिरवी रखा। हमारे लोगों को अमेरिका ने हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के भेजा, हमें अपमानित किया। हमें बार बार बोला कि सीज फायर हमने कराया पाकिस्तान के साथ, हमने सीज फायर कराया, ट्रेड डील की धमकी देके सीज फायर कराया। आसिम मुनीर के साथ जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, उसके साथ ट्रंप ने लंच किया, शहबाज शरीफ के साथ लंच किया, बाहर निकल के स्टेटमेंट दिया, आई लव पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशंस, दोनों महान देश है। जो देश हमको पाकिस्तान के बराबर खड़ा करता है। इनके एक सांसद महोदय ने कहा 65 और 71 में ईरान ने भारत का विरोध किया था। मैं फिर आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, उस समय शाह रजा पहलवी वहां के शासक थे। शाह रजा पहलवी अमेरिका के गुलाम थे। लेकिन जब से वहां खुमैनी का शासन आया और बाद में खामिनेई का शासन आया, ईरान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो 65 और 71 में अमेरिका ने आपके साथ क्या किया? कोई बीजेपी वाला ये क्यों नहीं बोलता? 71 में 7वां बेड़ा भेजा था अमेरिका ने, इंदिरा गांधी को धमकाया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी झुकी नहीं। 65 में हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया था, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार झुकी नहीं। परमाणु परीक्षण अटल जी ने किया, भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने, हमारी सरकार झुकी नहीं। अटल जी से सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। 2003 के अंदर पार्लियामेंट में इराक के युद्ध के लिए निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, दोनों सदनों के अंदर। ये थी हमारी सरकारें, ये थे हमारे नेता, ये था हमारा नेतृत्व। हमारे उनसे 1000 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत के सम्मान को किसी ने चोट नहीं पहुंचाया। इन्होंने तो भारत के सम्मान को चोट पहुंचाया। और मेरे भी नरेंद्र मोदी से 1000 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं भी ऐसा मानता था कि जब भी मामला राष्ट्र का आएगा, यह आदमी कभी झुकेगा नहीं। लेकिन पिछले 2-3 घटनाक्रम जो हुए, उससे मन बहुत व्यथित हुआ। सीज फायर की घटना, हमारे लोगों को बेड़ियों में भेजने की घटना, और पूरे ईरान के मसले पे हमारी खामोशी और देश को संकट में डालना। भाई आपको नहीं पता था, हमें नहीं पता था, इस देश के लोगों को नहीं पता था, प्रधानमंत्री को तो पता था। हार्मोज का समुद्री मार्ग कहां है? ईरान के पास है 70%। हार्मोज का समुद्री मार्ग क्या है? वहां से 60% हमारा कच्चा तेल आता है। उसी मार्ग से हमारा 50% गैस आती थी। ये किसको मालूम था? प्रधानमंत्री को मालूम था। आपको नहीं मालूम था, हमको नहीं मालूम था, प्रधानमंत्री को मालूम था। ये बात हरदीप पुरी जी को मालूम थी, ये बात विदेश मंत्री को मालूम थी। फिर आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आपने देश को गैस के संकट में क्यों डाला? मैं बताता हूं क्यों डाला। इनका दोस्त गैस का धंधा करता है, उसको बोला 3 गुना दाम बढ़ा लो। अडानी ने गैस का दाम इस वक्त 3 गुना कर दिया। आपदा में अवसर। तो मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, चुनाव के लिए आप हिंदू मुसलमान की राजनीति अपनी करते हैं, लेकिन इस देश को आप गर्त में डाल रहे हैं अपनी नीतियों के कारण। इस देश की जनता के दिमाग में ऐसा आपने भर दिया है जहर कि वो अपना फायदा नुकसान को समझ ही नहीं पा रही है। तो ये पूरे जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां जानबूझकर दुनिया पर और भारत पर थोपी गई परिस्थितियां, मैं ये कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं देश में वापस आता हूं। नीतीश कुमार जी को का राज्यसभा में जाना हो रहा है, इससे आप कैसे देखते हैं? क्या ये बिहार के मतदाताओं के साथ छलावा नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार जी